नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आज की तारीख से मुद्दा थोड़ा-सा बदल रहा है। तेवर तो नहीं बदले, लेकिन कलेवर ज़रूर बदले। और आज चर्चा इस बात कि क्या राहुल गांधी के खौफ की वजह से मोदी ने एक टास्क सौंप दिया है अमित शाह को, और अमित शाह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके तमाम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्या ममता और उद्धव के बाद अब अखिलेश और डीएमके की बारी है, और ये सब कुछ किया किस लिए जा रहा है? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी जो हासिल करना चाहती, यानी कि परिसीमन बिल को पास कराना, 2/3 बहुमत जुटाना, क्या सिर्फ इससे वही हासिल होगा, या फिर कि कांग्रेस को भी कुछ हासिल होने की संभावनाएं इसमें नजर आ रहे हैं? अब आप कहेंगे कैसी अजीब सी बातें कर, तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संतोष भाई। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई, और मुद्दा के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और नए क्लेवर के साथ, तेवर वही है, क्लेवर नया है, तेवर मुद्दा भाई, आपके सामने आया है। और निश्चित तौर पर आप अपना प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण सब कुछ बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं जो आपकी बात करते हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो सही तस्वीर को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं ना कि लुप्त प्रजातियों को म्यूजियम में रखा जाता है, तो इससे पहले कि हम जैसे दो चार लोगों को ये सरकार म्यूजियम में जाने के लिए मजबूर कर दे या म्यूजियम में उठा के रख दे, हमारे लिए म्यूजियम का मतलब कुछ और हो गया। तब तक कम से कम आप हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये सवाल संतोष पाठक या स्वप्निल श्रीवास्तव का नहीं, ये सवाल हमारा, आपका, हमारे देश का, हमारे देश के संविधान का, हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और इन जैसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमें हासिल हुआ था, उस संविधान का है। संविधान है, लोकतंत्र है तो भारत है, और भारत है तो हम है। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उन सब चीजों से बाहर निकलिए, भारत की बात करते हैं। तो एक बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि देश में एक ऐसी सरकार है जिनको लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। पूरे देश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोगो क्या है? मोहन भागवत को सुन लीजिएगा, सूचना मिली तो सोचना बंद। हम कंप्यूटर थोड़ी है कि प्रोग्राम सेट कर दिया जाए, हम तो इंसान है, हम सोचेंगे। और अब तो नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव, जिनके लिए उन्होंने संविधान तक को बदल दिया था, उन्होंने कह दिया कि भैया जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट था, उसमें ज्यादातर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, और वो उसी तरह से ट्रस्ट को चला रहे थे। उसी तरह से चला रहे थे मतलब आरएसएस को भी उसी तरह से चलाया जा रहा है। अब तो ये दान से बड़ी बात हो गई है। जो वहां दान देखा है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों लोग जो चंदा देते हैं, सोच लीजिए आपके चंदों का ये क्या करते हैं। लाखों की नहीं, इस घड़ी, पे भी लाखों आज का चर्चा चश्मा, करेंगे संतोष ये भाई। तमाम चीजें हैं। लेकिन अब हम मुद्दे पे आते हैं। स्वप्निल भाई जो कर रहे थे, क्योंकि मैं कई बार भावनात्मक रूप से इससे जुड़ा हुआ हूं, और मैं ही नहीं, इस देश के करोड़ों हिंदू कह रहे हैं कि भैया हमें तो ठग लिया गया। तो जब ठग लिया गया तो हमें वो तमाम मुद्दे उठाने होंगे। अब स्वप्निल भाई के इश्यू पे बात करते हैं। स्वप्निल भाई, दो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। संतोष भाई, वो सबसे पहले तो दर्शकों को मैं चाहता हूं आप ये समझाइए कि ये जो स्थिति आज की तारीख में आकर के सामने खड़ी हो गई है, भाई ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी गई, अखिलेश का नंबर लोग कह रहे हैं लग चुका है, कोई कह रहा है 19 सांसद हैं जो संपर्क में है सीधे सीधे, और 19 से 25-26 जाने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। 37 सांसद है, 25 सांसदों की जरूरत है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, वो सबके सामने है उनकी स्थिति, उनका नंबर लगा दिया गया। क्या डीएमके का भी नंबर लगने वाला है, या फिर डीएमके का नंबर नहीं लग पा रहा था इसीलिए अब अखिलेश का नंबर लग रहा है? क्या है ये स्थिति? देखिए स्वप्निल भाई, ये जो पूरा मैटर है, 543 में से 540 है, 360 के आसपास आपको चाहिए, लेकिन पिछली बार 528 सांसदों ने वोट किया था, उसमें से 352 आपको चाहिए। आपके पास 298 वोट मिले थे, तो 54 चाहिए। अब इस 54 का आंकड़ा हासिल कहां से किया? 20 टीएमसी, 6 उद्धव और 6 शरद मान लीजिए, तो 32 हो गए, बचे 20।
20 आपको और चाहिए, 1-2 फालतू चाहिए। 22 के आसपास डीएमके का है, डीएमके का समर्थन मिल सकता था। लेकिन देखिए एक बेसिक फर्क है पार्टियों के काम करने के तौर तरीकों में, वो भी आपको बताऊंगा मैं। डीएमके ने साफ कह दिया कि भैया ऐसा है कि हम अपनी गर्दन काट के तो आपको नहीं दे सकते। जैसे झारखंड हम्म। में हेमंत सोरेन ने प्रणब झा को जितवाने में मदद नहीं की, उनको लग गया कि वो बिजनेसमैन को साध रहे हैं। हकीकत में हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से अपनी गर्दन उतार के दे दी है कांग्रेस पार्टी को। अब वो भले ही इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने रह पाए, लेकिन मुझसे लिख लीजिएगा, जब भी चुनाव होंगे हेमंत सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए, ये तय मान लीजिए। एमके बड़ी बात स्टालिन कह ने रहे कह हैं। दिया, हाँ, एमके स्टालिन ने कह दिया हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा एजेंडा तो यही है, साउथ इंडिया को हक मिले, महिला रिजर्वेशन मिले, आरक्षण वाला मामला हो। अब ठीक है, मजबूरी है हमारी, हो सकता है आपके पास फाइल हो, तो आप थोड़ी कि अपनी गर्दन उतार के खुद दे देंगे। आप जेल में रख दो, ये राजा पहले भी जेल गए, कनिमोझी पहले भी जेल गए, हम्म। ये लोग बरी होके आए ना। तो डीएमके ने हाथ खड़े कर दिए कि बाकी कोई बिल हो, बाकी कुछ हो तो ठीक है, हम अपसेंट हो जाएंगे, बाकी चीजें कर लेंगे, आपकी उस तरह से मदद कर सकेंगे, इस पर मदद नहीं कर सकेंगे। जब इस पर ठीक। मदद नहीं कर सकेंगे तो फिर उनकी नजरें गई कि भाई अब किसको तोड़ा जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी के 98 है, उनके 2 इस तिहाई तो पर आप तोड़ नहीं सकते। डिलिमिटेशन पर, नहीं नहीं, हाँ, दर्शकों को अभी तक हमने ये भी नहीं बताया, डिलिमिटेशन पर, परिसीमन। हाँ, डिलिमिटेशन पर। तो अब उनकी हम्म। नजर गई कि भैया किसको तोड़ सकते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरे पास जो उस समय का फिगर था कि 12 के आसपास का था, कि 12 लोग टच में हैं। लेकिन उस समय हम्म। बीजेपी को जरूरत नहीं थी, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था कि जब सही समय आएगा। उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर 12-13 लेने भी है तो विधानसभा चुनाव से पहले ले लेंगे, तो अखिलेश के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा। लेकिन हम्म। चूंकि अब दिक्कत हो गई है, टास्क हो गया है कि 2 तिहाई चाहिए, और महिला आरक्षण के नाम पर महिला आरक्षण का कवर चढ़ाकर वो परिसीमन वाला बिल लागू कर दिया जाएगा, और फिर असम की तरह परिसीमन कर दिया जाएगा। कुछ चुनिंदा मुस्लिम सीटें बना दी जाएंगी, बाकी बहुसंख्यक सीटें बना दी जाएंगी, और फिर ना अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर ये परिसीमन हो गया तो ना अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे, ना राहुल गांधी चुनाव जीत पाएंगे, ना राहुल गांधी चुनाव जीत पाएंगे, ना सुप्रिया सुले चुनाव जीत पाएंगी। हाँ, प्रियंका गांधी जीत सकती है केरल के वायनाड से, उसका एक दूसरा समीकरण है, हम्म। वो भी कभी चर्चा में करेंगे दिलचस्प में। तो अब ये हाँ। परिसीमन लाना है इनको। अब इसमें दिक्कत है कि ये पहुंचे कि हमें समाजवादी पार्टी को तोड़ना है। अगर 25 का आंकड़ा पूरा हो गया होता तो ये तोड़ चुके होते, 25 का आंकड़ा नहीं पूरा हुआ है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को उतारा गया, इसलिए निषाद को उतारा गया। और उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति तो छोड़िए, राजभर की पार्टी के अपने नेता और निषाद की पार्टी के अपने नेता उन पर कितना भरोसा करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का हर व्यक्ति जानता है। तो उनको सामने लाया गया, लेकिन उनको सामने लाने से वो बात नहीं बन पा रही थी, वो टच नहीं आ पा रहा था, उस बात में हाँ। गंभीरता नहीं आ पा रही थी, लोग उसको मजाक में ले रहे थे। तो उसके बाद कानपुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया कि आप इस बात पे रखो, और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25-26 सांसद हमारे टच में है, लेकिन फिलहाल हम उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि 25-26 सांसद टच में नहीं है, और यूपी जो है वो महाराष्ट्र नहीं है, यूपी जो है वो बिहार नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि टूट नहीं सकते, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इन 2500 की बात तो मैं नहीं मानता, क्योंकि 25 की लिस्ट नहीं पहुंची। 12 सांसदों को मैं जानता हूं जो इधर उधर भटक रहे हम्म। थे। उन 12 सांसदों को किसी को अपने बेटे को विधायक का टिकट दिलवाना है, किसी को अपनी बेटी को विधायक का टिकट दिलवाना है, किसी को अपनी बहू को विधायक का टिकट दिलवाना है। और उसमें से 7 मैं जानता हूं कि जिस सीट पर वो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, उस सीट पर बीजेपी अपने सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काट सकती। तो अगर ये हम्म। 25 भी पूरे होंगे, तो 25 में से 15-16 वो होंगे जो कहेंगे कि हमारे बच्चों को विधायक का टिकट दिलवाओ। अब विधायक का टिकट बीजेपी हम्म। आज की तारीख में देने की हालत में नहीं है, उसके कई अलग तरह के समीकरण है। और दूसरी बात, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जब ये लग रहा है कि अखिलेश यादव एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, शायद ही 25 सांसद तैयार हो पाएंगे जो ठीक विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा पाएंगे। लेकिन उसका तोड़ दूसरा निकाला जा रहा है। उसका तोड़ क्या ओके। निकाला जा रहा है, ये बहुत ही मैं एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों को दे रहा हूं, मुद्दा के दर्शकों को। उसका तोड़ ये निकाला जा रहा है कि जितने राजनीतिक दल है, देखिए 543 में से आपको 362 चाहिए थे, 540 आ गए तो हम्म। शायद 360, उसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी की जरूरत 360 का पड़ेगी। आंकड़ा है, 360 का हाँ, आंकड़ा है। 528 लोगों ने वोटिंग की तो उसमें 352 चाहिए। लेकिन क्या हो कि सिर्फ 500 लोग वोटिंग करें, यानी 28 या अच्छा। 40 गायब हो जाए। अब वो 28 या 40 हम्म। कैसे गायब हो सकते हैं, वो मैं भी बता देता हूं। आमतौर पर सांसद करते क्या है कि जब जिस दिन संसद होता है या वोटिंग होती है, उस दिन सुबह की फ्लाइट पकड़ते हैं और आ जाते हैं। फ्लाइट मौसम खराब होने के नाम पर, टेक्निकल ग्लिच के नाम पर दिल्ली की बजाय अजमेर एयरपोर्ट भेजा जा सकता है।
दिल्ली की बजाय किसी और एयरपोर्ट पर भेजा जा सकता है, या रनवे खाली होने के नाम पर, नहीं खाली होने के नाम पर 1-1.5 घंटे वो टर्न अराउंड टाइप का बोलते हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उनको उड़ाया जा सकता है। मैं सिविल एविएशन कवर करता रहा हूं तो मैं जानता हूं, कुछ इसी तरह का खेला मनोज सिन्हा के साथ 2017 में हुआ था। बेचारे गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री बनना है, गए, नहीं कुलदेवी नहीं, आप कुलदेवता की इसलिए पूजा भी की। जानते हैं, दर्शकों को एक चीज और बता दो, मुद्दा के दर्शकों को, आप इसलिए भी ये सारी बातें पहले से एज्यूम कर सकते हैं संतोष भाई, क्योंकि आप इनकी रग रग से वाकिफ हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक कवर किया है, आपने मोदी जी को कवर किया है, आपने शाह को कवर किया, आपने करीब से देखा है इन लोगों को, तो नहीं, आपको उनकी वो फितरत परफेक्ट के बारे में। एग्जाम्पल है, स्वप्न भाई परफेक्ट हाँ एग्जाम्पल है। मनोज सिन्हा हाँ को प्रधानमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री बनना है तुम्हें, वो चले गए, अपने हाँ। कुलदेवी कुलदेवता की पूजा अर्चना की, 2017 की बात बता रहा हूं। उसके बाद वो वाराणसी आए, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के उनको दिल्ली आना था और फिर वहां से लखनऊ जाना था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो वाराणसी जोन के आईजी डीआईजी सब उनको चीफ मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल दे रहे थे। अचानक ये पता लगा कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ उड़े हैं दिल्ली आने के लिए, अमित शाह से मिलेंगे। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, अमित शाह एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर योगी हम्म। आदित्यनाथ फॉलो करते हुए एयरपोर्ट पहुंचे, अमित शाह उड़ के चले गए। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ को बनाने की बात कहीं और से आई थी, तो कैसे रोका जाए? अगर मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंच जाते या मनोज सिन्हा लखनऊ पहुंच जाते, तो हो सकता है कि थोड़ी सी भिड़ने की नौबत आ सकती, क्योंकि मनोज सिन्हा के जाति विशेष की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। लखनऊ में भी स्ट्रांग हाँ, है, दिल्ली में भी स्ट्रांग है, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी स्ट्रांग है। उनके एक करीबी आदमी पिछले 8-10 सालों में एक के बाद एक के बाद एक यूनिवर्सिटी के वीसी बन गए। मतलब एक ही आदमी में कितना गुण है कि एक यूनिवर्सिटी, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी चीजें हैं। अचानक पता लगा कि मेंटेनेंस के नाम पर वाराणसी के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यानी अगले कुछ घंटों तक वाराणसी में ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगा वाराणसी से, और ना ही कोई फ्लाइट वाराणसी लैंड करेगा। तो यहां यह हो सकता है। दूसरी बात, जैसे बिहार में हो गया, राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक थे उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हाँ। तो किसी सांसद की माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी सांसद के घर में कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, अचानक बीपी बढ़ जाए, बीपी कम हो जाए। तो फिर अगर वोटों का आंकड़ा 500 तक कुल सांसद पहुंचेंगे, तो उसमें से 2/3 जुटा लेंगे। यहां अखिलेश यादव कितना गौरव कर पाते हैं, ये देखना होगा कि वो अपने सांसदों को एक दिन पहले दिल्ली बुलाकर अपने साथ रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। और एक ही बस में बैठकर, थोड़ा सा भाजपाई बनना पड़ेगा भाजपा की तरह, एक ही बस में बैठकर अपने 37 सांसदों को, 37 नहीं, उसमें +6 यूपी से जो कांग्रेसी सांसद है उनको भी जोड़ लीजिए। क्या उनको जोड़कर, हम्म। उसमें तो एक तो राहुल गांधी खुद ही है और दूसरे उनके अमेठी के शर्मा साहब है, तो क्या उन सबको एकजुट होकर वो ला पाएंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं बीजेपी का संतोष भाई। प्लान ए बी सी तीनों तैयार है, और वो तीनों प्लान पे हम्म। एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक लाइन का जिक्र करना चाहूंगा मैं जरूर, कि मोदी शाह के उस मंसूबों पर कुछ हद तक कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की क्रॉस वोटिंग करवा दी है ना, उस पर मंसूबा फेर दिया है। क्योंकि अब एक बार लग गया, विपक्षी दलों को ये लग गया कि हाँ, कांग्रेस बीजेपी की स्टाइल में ही कांग्रेस को जवाब दे सकती है, तो फिर ये तमाम राजनीतिक दल जो कई तरह के किंतु परंतु के साथ खड़े हैं, हो सकता है कि पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े हो। ये सिर्फ राहुल गांधी से बलिदान की उम्मीद ना करे, बल्कि खुद भी कुछ त्याग करने की स्थिति में आए। और जब तक ये त्याग करने की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक शायद मोदी शाह की जोड़ी से इनको नहीं तो छुटकारा फिर नहीं त्याग मिलेगा। करने के राहुल लिए कुछ बचेगा नहीं संतोष भाई। ये स्थिति वो स्थिति है कि अगर ये त्याग नहीं करेंगे तो इनके पास त्याग करने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। बिल्कुल सबका नंबर बिल्कुल। आ रहा है, एक एक करके आ रहा है। देखिए, मैं उस सवाल पे हम चलेंगे बिल्कुल अंत में, लेकिन एक छोटी सी बात, क्या संतोष भाई ये आज की तारीख में हम देखते हैं राज्यसभा चुनाव में रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स होती है, सरकार बचाने के लिए होती है या सरकार बनाने के लिए होती है? क्या आज की तारीख में ये जो बिल है, ये किसी राज्यसभा चुनाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? यहाँ पे क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी क्या विपक्ष को? क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं, दर्शक इस बात को समझते भी हैं हमारे। तो क्या आज विपक्ष को, समूचे विपक्ष को एकजुट होकर के एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ही करनी पड़ेगी इस पे? मोदी इस लेवल तक लेकर के आए हैं क्या इन चीजों को? देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी और पैसा भी बचाना पड़ेगा। अभी तृणमूल हम्म। कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए गए। मुझे हम्म। कोई, मैं पढ़ रहा था, शायद 400 450 करोड़ है। शायद समाजवादी पार्टी का भी इसी के आसपास को, एक तो एफडी है उनके पास, और शायद अलग से बचा होगा, ये एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा है समाजवादी पार्टी के
पास। आप हम्म। रिसोर्ट, चूंकि अब दिल्ली के पास आप कहाँ लेके जाओगे? दिल्ली के एक तरफ उत्तर प्रदेश है और दिल्ली के दूसरी तरफ हरियाणा है। ये हो सकता है कि आप दिल्ली में तमाम सांसदों को एकजुट करके रख सकते हो, लेकिन आपको रिसोर्ट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अगर आप कर्नाटक में रखना चाहते हैं, तेलंगाना में रखना चाहते हैं, अगर आप केरल में रखना चाहते हैं या हिमाचल में रखना चाहते हैं, तो आपको चॉपर की हम्म। व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि आपको करीब करीब आप ये मान के चल लीजिए कि 250 पौने 300 सांसदों को रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर ये कर पाते हैं तो ये तो वेल एंड गुड होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको इसका बी प्लान, मतलब जिस मैन टू मैन मार्किंग करके रखनी पड़ेगी कि सांसद नॉट रीचेबल ना हो। जैसे उद्धव ठाकरे के सांसद महीनों तक नॉट रीचेबल रहे, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, मातोश्री के दरवाजे खुले नहीं रहते। शरद पवार का हाँ। अपना एक अलग हो रहा है। शरद पवार बहुत ज्यादा सांसदों को उतना भाव वो देते रहे नहीं है। सुप्रिया सुले की दिक्कतें कुछ और है, जो सुप्रिया सुले अभी तक समझ नहीं पा रही हैं। वो उन्होंने एक सांसदों का एक ग्रुप बना रखा है, उस सांसदों के ग्रुप में तमाम लोग होते हैं। सुप्रिया सुले भी है, निशिकांत दुबे भी हैं, निशिकांत टीएमसी दुबे की भी है। जो टीएमसी के भी जो सांसद महुआ जिन्होंने मोइत्रा है। ममता, नहीं वो नहीं, ममता बनर्जी को जिन्होंने धोखा किया, धोखा दिया, सयारी। वो भी थे। सयारी। वो भी थे, तमाम लोग थे। अब होता क्या है, एक चीज ये सुप्रिया सुले समझ नहीं पा रही हैं, प्रियंका गांधी समझ नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सांसद टूटते कैसे हैं। देखिए, एक हाथ में हथौड़ा है, दूसरे हाथ में गाजर है। यानी एक हाथ में हम्म। ईडी सीबीआई सब कुछ है, दूसरे हाथ में लोग कहते हैं कि भाई इतना पैसा उतना पैसा, वो सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सिर्फ पैसों के बल पर एक दो सांसद को तोड़ सकते हो, पूरी की पूरी पार्टी पैसों के बल पर क्यों तोड़ पा रहे हो? वो इसलिए तोड़ पा रहे हो कि सांसदों के उस गुट में लोग अपने दिल की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं, बेटे बेटी की शादियां, विवाह, पोते पोतिया की शादियां, विवाह, घर में दिक्कत हो रही है क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है क्या, पार्टी में दिक्कत हो रही है क्या, पार्टी सुप्रीमो फोन नहीं उठा रही है क्या, पार्टी को चला कौन रहा है, पार्टी में उनकी बातें सुन हम्म। कौन रहा है, वो अपना काम करवा पा रही है कि नहीं करवा पा रही हैं, चीजें बेटर चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। ये सब सुख दुख वो शेयर करते हैं। अब उनको क्या पता कि जिससे वो सुख दुख शेयर करते हैं, वो बड़ी सी एक नोटिस बना के ऊपर भेज देते हैं कि नहीं इनको पैसों की दिक्कत है, या कोई कहते हैं कि नहीं इनके बेटे बेटियों को कहीं सेट करना है, कोई कहता नहीं ये पार्टी में असंतुष्ट चल रही है क्योंकि पार्टी नेता सुनते नहीं है। तो जिसका हाँ। जैसी समस्या होती है, उसको उस समस्या का हल लेकर वो प्रेजेंट हो जाते हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और आला नेताओं को, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, शायद इनको उस स्तर पर जाना पड़ेगा कि अपने सांसदों के साथ उनका संवाद, मीटिंग टाइप का संवाद नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड टाइप का संवाद। अब इस तरह के संवाद में क्या होता है, मैं एक दो नेताओं को जानता हूं। बाला साहब ठाकरे का क्या था, वो रेगुलर बेसिस पे किसी न किसी बहाने अपने सांसदों को फोन करते थे, कोई हम्म। दिक्कत, कोई परेशानी। जब सरकार नहीं भी होती थी तब भी वो महाराष्ट्र में अपने सांसदों की दिक्कत को सॉल्व करवा सकते थे। शरद पवार अपनी हम्म। जवानी के दिनों में ऐसा ही किया करते थे। लालू यादव का व्यवहार बड़ा गजब था, हर 7वें 8वें दिन जो है मटन खाने के नाम पर या किसी और त्योहार के नाम पर या किसी उसके नाम पे अपने तमाम सांसदों को बुला लेते थे। आप जब उनके चेहरों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। उस हिसाब से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। वो कनेक्ट आप हम्म। कैसे हो पाएंगे, उस कनेक्शन को आप मजबूत कैसे कर पाएंगे, उस बॉन्डिंग को आप मजबूत कैसे कर पाएंगे, इस बात को समझना जरूरी है। अभी तो खुला खेल मैदान, फर्रुखाबादी टाइप का मैदान खुला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने पर अपने राष्ट्रीय टीम की बैठक बुलाती थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाती थी। अब तो पता नहीं कितने महीने गुजर गए, भारतीय जनता पार्टी में ये खालीपन है क्योंकि उनके सांसद अब आला नेतृत्व के सामने अपनी बात को खुलकर रख नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर और बाकी राजनीतिक दलों को छोड़कर जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मैं उन सबका नाम नहीं लूंगा। एक की एंट्री तो राहुल गांधी के बिल्कुल कमरे तक हुआ करती थी बिना किसी अपॉइंटमेंट के। वो सब कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। अब थोड़ी सी पहल तो करनी पड़ेगी इनको। हो सकता है कि उस 240 में से पता लगे कि वो तो बाद में मैं इनको उसमें, तोड़े, उस आप 240 में आप से जिन कई लोग इधर सांसदों आ का जाएंगे। जिक्र कर रहे हैं उनमें से तो एक सज्जन ऐसे भी है जो राहुल को तुम कह के बुलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, संतोष भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, और ये इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्या ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है? क्या इसे एक बड़े मौके की तरह देखा जाए? पहला, इसलिए बड़ा मौका क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, इन सब पे मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कर नहीं पाए, तो उन्होंने अब रीजनल पार्टीज मुक्त भारत करने का एक मिशन जो है छेड़ रखा। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है कि दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी कि चलिए मान लीजिए
कि ये परिसीमन बिल लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे ये खौफ भी काम कर रहा है क्या? ये राहुल गांधी का खौफ, जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से इस देश का जिंजी, इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर, इस देश का युवा या फिर कि बच्चों के अभिभावक वो राहुल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या ये खौफ भी है क्या? इस खौफ की वजह से ये परिसीमन बिल किसी भी हाल में लाना चाह रहे हैं क्या? जी संतोष भाई। देखिए, ये खौफ बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये खौफ ज्यादा है, अपने आप में ज्यादा है। 10-12% के वोट का इधर उधर होना या 7-8% वोट का इधर उधर होने का मसला है। लेकिन ये राहुल बाई डिफॉल्ट, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका तो खौफ है ही, लेकिन इनकी अपनी हरकतें, ये जो राम मंदिर के दान में जो चोरी की खबरें आई है और उसके बाद जिस तरह से खबरें निकल रही है, हर कीमत पर भाजपा को वोट देने वाले हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर अब वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जरूरत यह है कि क्या दूसरी तरफ वाले लोग उनको अपने से कनेक्ट कर पाते हैं, ये एक बड़ी बात है। और मैं आज की तारीख में आपको बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा भी था इसको, आज की तारीख में कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, जो हिंदू के पूरे 100% समुदाय का सिर्फ 5% है, सामान्य हिंदू जो हिंदू परंपरा, आस्था और इन सब की तरफ है, वो नंबर 70 से 75%। कट्टर सिर्फ 5% है स्वप्न भाई। वो जिस दिन 20% हो जाएंगे फिर इस देश की हालत गड़बड़ हो जाएगी। तो कट्टर जो है वो 5% है। सामान्य हिंदू आज भी 75-80% है, और 15-16% हिंदू वो है जो हिंदू, सनातन, भगवान, इन सब चीजों से, आप उनको नास्तिक कह सकते हैं या आप उनको मान सकते हैं कि वो पहले ही निराश, हताश, उदास हो गए हैं। मैं भी धीरे धीरे वो तीसरी वाली कैटेगरी में जा रहा हूँ, क्योंकि अब जब मैं मंदिर जाता हूं तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। वो एक अजीब सी स्थिति हो गई है। वैष्णो देवी लगातार 12-13 साल बार गया, अभी 2-3 साल पहले वैष्णो देवी गया, वहां की हालत मैंने देखी तो मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गया। मुझे लगा कि क्या इन्होंने कर दिया है। अयोध्या में तो खबर निकलकर सामने आई गई। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि आप भाजपा कवर करते हैं, अचानक ये शिफ्ट कैसे हो गए? तो मैंने कहा इंतजार कीजिए, अभी तो मंदिर की गंदगी सामने आई है, अभी तो विश्वविद्यालयों की गंदगी सामने आनी है, ये जितने बीजेपी के नेता स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, कॉलेज चलाते हैं उनकी गंदगी सामने आनी है, अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आनी है। ये एक पूरा मैदान खुल रहा है। और बीजेपी की दिक्कत यह है कि जो उनके बुरे समय भी उनको वोट दिया करते थे, वो भी अब उनसे नाराज है। ये जो 5% कट्टर हिंदू है तो सबसे पहले उनसे अलग होगा। बाकी जो 75-80% जो नॉर्मल हिंदू, जो आस्थावान हिंदू है, वो भी उसमें से भी 50-60% अब उनसे एक तरह से निराश हो गया है। ये घर बैठ जाएंगे वोटिंग के समय, इसकी बजाय इनको कांग्रेस पार्टी किस हद तक, किस स्तर तक जाकर बूथ तक आने, इनको सिर्फ बूथ तक लेके आना है स्वप्निल भाई। उसके बाद ये पूरा काम ये खुद ही कर देंगे, क्योंकि कमल छाप का जब बटन दबाएंगे तो इनको अयोध्या की याद आएगी, भगवान राम की याद आएगी, फिर इनके अपने बच्चों की नीट की याद भी आएगी, सीबीएसई की याद भी आएगी। यहाँ ये डर मोदी और अमित शाह को ज्यादा सता रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, मैं इसको कहता था करीब मुझे 2017-18 के बाद मैंने इसको कहना शुरू किया, जो मोहन भागवत का कार्यक्रम हुआ था विज्ञान भवन में, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। मेरा आज भी मानना है, हिंदू बहुत ज्यादा समय तक ये बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हिंदू जो है ना विचारवान प्राणी है। वो 10 साल 12 साल नहीं, हिंदुओं ने तो 24 में झटका इनको दे ही दिया था। हिंदुओं ने तो 24 में इनकी विदाई कर दी थी, उसके बाद ये जैसे आए वैसे। अब जब हिंदू वोट बैंक इनसे नाराज होगा तो आप ये देखिएगा कि ये कट्टर लेवल पर उतरकर तुष्टीकरण करके मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती है, नजर आएगी। बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, तो कांग्रेस को अपना गढ़ 180 बचाना डिग्री, है। 180, मतलब 360 180 डिग्री टर्न कर। 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा 360। ही ये बदल जाएंगे, पूरा ही ये बदल जाएंगे। और ये भी आप समझ लीजिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही पहले हो जाएगा। ओवैसी साहब की टेंशन बढ़ सकती है कि अगर खुद ही मुसलमानों को बीजेपी लुभाने में उतर जाएगी तो ओवैसी साहब कहां जाके 4-5 विधायक अपने जिता कर लाएंगे। लेकिन हाँ, देश की राजनीति बदल रही है, राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ योगदान शायद जिसको हम कहते हैं ना, प्रकृति अपना इंसाफ खुद करती है। तो किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर का ये गड़बड़ घोटाला, क्योंकि सब शामिल थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ये सामने आएगा। फिर किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा उतर जाएंगे और वो सब कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फोड़ेंगे, सब कुछ वो चंपत राय पे फोड़ते हुए नजर आएंगे। ये तमाम चीजें हैं, तो कुछ प्रकृति भी इंसाफ कर रही है। कुल मिलाकर माहौल बहुत बेहतर बन रहा है। लेकिन फिर वही बात है, खाना सजा हुआ है, उठा के तो खाना आपको खुद ही पड़ेगा। स्वप्न में खाना सजा हुआ है, उठा के खुद खाना पड़ेगा। खैर, संतोष भाई से आज जो बातें हमने करी, जो चर्चा करी, ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए भी क्योंकि देखिए, परिसीमन बिल
मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी राज्य के चुनाव से, राज्यसभा चुनाव से, सरकार बनाने या सरकार गिराने से कहीं ज्यादा जरूरी है फिलहाल परिसीमन बिल का गिरना। और इसके लिए अगर विपक्ष को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़े तो उसे करनी चाहिए। राहुल का खौफ भी है, निश्चित तौर पर है, और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना करने वाली भाजपा, जो आज खुद कांग्रेस युक्त हो चुकी है, वो अब रीजनल पार्टीज मुक्त भारत करने में लगी है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वो फिलवक्त कांग्रेस मुक्त भारत को नहीं कर सकती। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए हम दोनों लोगों को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।